नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है NCERT सीरीज साइंस क्लास 6 to 12 में। और आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बॉडी एंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट शरीर में गति, इससे रिलेटेड MCQs की चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि शरीर की गति के कौन कौन से प्रकार हैं। शरीर की गति के कौन कौन से प्रकार हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट। तो हमारे शरीर में किस प्रकार का गति होता है। हम लोग वॉकिंग करते हैं, बिल्कुल। हम लोग टहलते हैं, चलना हो गया, टहलना हो गया, दौड़ना हो गया, उड़ना हो गया। ये सभी गति हमारे शरीर में होता है, या फिर हमारे शरीर या किसी भी लिविंग्स की अगर हम बात करें तो ये सभी प्रकार के गति होते हैं। तो यहाँ पर सब सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए, इसमें मैच करना है। पहला है मनुष्य क्या करता है, तो मनुष्य चलता है, तो बिल्कुल सही। तो 1 का हो गया ए। दूसरा मछली क्या करेगी, तो मछली तैरेगी, तो 2 का हो गया बी। थर्ड सांप क्या करेगा, तो सांप रेंगेगा, यानी कि थर्ड का हो गया डी। और फोर्थ की बात करें पक्षी क्या करता है, तो पक्षी उड़ता है, यानी कि सी। तो फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का डी एंड 4 का सी। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां पर शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से घुमाया या मोड़ सकते हैं क्या कहलाते हैं। द प्लेस वेयर वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी कैन बी टर्न्ड और बेंट फ्रॉम द सेम प्लेस इज कॉल्ड। इसको क्या कहेंगे, उपास्थि, अस्थि, संधि या गुहिका। तो इसको कहेंगे संधि, यानी कि ज्वाइंट्स वह प्लेस होता है जहां पर हमारी हड्डियां घूम सकती है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं। तो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो संधि है ये आपकी कहलाएगी पाइवट ज्वाइंट, ये कहलाएगी पाइवट ज्वाइंट। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। देखिए पाइवट ज्वाइंट क्या होता है कि इसमें एक बोन किसी दूसरे बोन के एक्सिस में मूव करता है। और जैसे मान लीजिए कि हमारा गर्दन है, तो यहाँ पर ये जो हमारा स्कल है, स्कल हमारा जो है ये क्या करेगा, इसी के चारों ओर घूमेगा, ठीक है। तो ऐसा ज्वाइंट हमारे बॉडी में जिसमें एक बोन किसी दूसरे के एक्सिस मूव करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पाइवट ज्वाइंट। इसको क्या बोलेंगे, पाइवट ज्वाइंट। तो हमारा गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो संधि है ये कहलाएगा पाइवट ज्वाइंट। नेक्स्ट है नंबर 5, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, यानी कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको चुनना है। कहता है कि एक अस्थि का गोल हिस्सा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में धंसा रहता है, ठीक है। एक अस्थि का गोल हिस्सा दूसरे अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा रहता है और उपरोक्त प्रकार की इस संधि को कंदुक खलिका संधि कहते हैं। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, असत्य कथन का पहचान। तो यहां पर कह रहा है कि एक अस्थि का गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसी होती है, यानी कि कटोरी रूपी गुहिका कहें तो ये कुछ इस प्रकार का हो गया, और इसमें जो है एक बोन इस प्रकार से अटका हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसको हम लोग बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसको हिंदी में कंदुक खलिका संधि कहते हैं। तो एक अस्थि का गोल हिस्सा दूसरे अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा रहता है, ठीक है। और फिर इसके बारे में कह रहा है कि उपरोक्त प्रकार की संधि को कंदुक खलिका संधि कहते हैं। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो गलत तो नहीं है, दोनों तो सही है। कौन सा कथन इसमें गलत है, तो इसमें तो गलत नहीं है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट तो हमारा दोनों सही है, 1 भी सही है और 2 भी सही। तो नन ऑफ नाइदर 1 और नॉर 2, यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। इनकॉरेक्ट स्टेटमेंट को यहां पर पहचानना है। कह रहा है कि धुराग्र संधि यानी कि पाइवट ज्वाइंट जो होता है में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। ये सही है। अभी आपको बताए कि पाइवट ज्वाइंट जो होता है इसमें क्या होता है कि एक बोन दूसरे बोन के एक्सिस में घूमता है। नेक्स्ट है कंदक, कंदक नहीं कंदूक। कंदोक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। बिल्कुल सही। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट एक ऐसा ज्वाइंट होता है जो हर एक डायरेक्शन में घूम सकता है। नेक्स्ट है कि हिंज यानी कि कब्जा संधि में केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। भी सही। जैसे हमारे जो पैर का हो गया, नी हो गया, एल्बो हो गया, कोहनी हो गया, ये सब का जोड़ जो है हिंज ज्वाइंट का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट करा है कि कोहनी में धुराग्र संधि होती है। नहीं, कोहनी में पाइवट ज्वाइंट नहीं बल्कि कोहनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिंज ज्वाइंट होता है। यहाँ पर आपका होता है कब्जा संधि, यहाँ पर होगा कब्जा संधि, तो ये गलत है। और इसमें पूछा था असत्य कथन का पहचान करने के लिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा इनकॉरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथ का वृत्ताकार घुमावदार होना किस संधि के कारण होता है। सर्कुलर मूवमेंट ऑफ द आर्म इज ड्यू टू विच ज्वाइंट। तो ये होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। देखिए बॉल और सॉकेट ज्वाइंट में क्या होता है कि इसमें एक सॉकेट जैसी संरचना होती है इस प्रकार की, और इसमें एक बॉल लगा हो रहता है, और ये सॉकेट ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका बॉल हो गया, और ये आपका क्या हो गया सॉकेट। तो ये बॉल के ऊपर सॉकेट जो है किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकता है। तो कह रहा है कि वृत्ताकार, हाथ का वृत्ताकार घुमावदार होना किस संधि का उदाहरण है। ये हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। याद रखिएगा बॉल और सॉकेट ज्वाइंट में ये ऑल डायरेक्शन मूव करेगा, जबकि पाइवट ज्वाइंट की अगर हम बात करें तो इसमें एक बोन दूसरे बोन के एक्सिस में घूमता है। ठीक है। और हिंज ज्वाइंट की अगर हम बात करें तो जैसे आप दरवाजा में देखे होंगे कब्जा, तो वो क्या करता है पार्टिकुलर एक ही डायरेक्शन मूव करता है। जैसे हमारे एल्बो का ज्वाइंट, हमारे नी का ज्वाइंट, ये हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि कोहनी एवं घुटना में कौन संधि होता है। विच ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन द एल्बो एंड नी। तो इसमें होता है हिंज ज्वाइंट। इसमें कौन सा ज्वाइंट होगा, हिंज ज्वाइंट होगा। तो इसमें हो जाएगा हिंज ज्वाइंट यानी कि कब्जा संधि, हिंज ज्वाइंट यानी कि कब्जा संधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ऊपरी जबड़े एवं कपाड़ के मध्य हड्डी किस संधि का उदाहरण है। तो देखिए जनरली जब भी हम बात करते हैं ज्वाइंट की, तो ज्वाइंट को मुख्य रूप से हम तीन श्रेणी में बांटते हैं। एक आपका हो जाता है परफेक्ट ज्वाइंट, एक आपका हो जाता है इम्परफेक्ट ज्वाइंट, और एक ज्वाइंट आपका हो जाता है इमूवेबल। परफेक्ट को क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे पूर्ण संधि। इम्परफेक्ट को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे अपूर्ण संधि। और इमूवेबल को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे अचल संधि। और परफेक्ट का एग्जाम्पल क्या है, तो परफेक्ट की अगर हम बात करें तो परफेक्ट में ही हमारा आ जाता है कौन कौन, तो परफेक्ट में ही हमारा आ जाएगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसी में हमारा आ जाएगा हिंज ज्वाइंट यानी कि कब्जा संधि। इसी में आपका आ जाएगा पाइवट ज्वाइंट। इसी में आपका आ जाता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट जिसको फिसलन संधि बोलते हैं। और इसी में एक आ जाता है हमारा सैडल ज्वाइंट जिसको हम सैडल संधि बोलते हैं। अब देखिए फर्क क्या है कि बॉल और सॉकेट ज्वाइंट हर डायरेक्शन मूव करेगा, हिंज ज्वाइंट जो है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। पाइवट की बात करें तो इसमें एक बोन दूसरे बोन के एक्सिस में मूव करेगा। और ग्लाइडिंग जैसे हाथ का रेडियस अल्ना, पैर का टिबिया फिबुला, ये ऐसे हड्डी जो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, तो ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट में आ जाएगा। सैडल ज्वाइंट भी सिमिलर होता है बॉल और सॉकेट ज्वाइंट के ही तरह, बट इसमें बॉल और सॉकेट छोटे छोटे होते हैं। तो ये सब जो है परफेक्ट ज्वाइंट कहलाएगा। यानी कि परफेक्ट ज्वाइंट में क्या है कि ऑल टाइप्स का मूवमेंट हमारा क्या है पॉसिबल है। जबकि अगर हम बात करें किसके, अगर हम बात करते हैं इम्परफेक्ट ज्वाइंट की, अगर हम बात करें इम्परफेक्ट ज्वाइंट की, तो याद रखिएगा इम्परफेक्ट ज्वाइंट में लिमिटेड मूवमेंट होता है, लिमिटेड मूवमेंट होता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा
इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा वर्टिब्रल कॉलम, इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम मेरुदंड बोलते हैं। तो ये क्या होता है, लिमिटेड मूवमेंट को शो करता है। जबकि इमूवेबल जॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो हमारा क्रेनियल बोन है, जो हमारा क्रेनियल बोन है जिसको हम कपाल अस्थि बोलते हैं, ये आ जाएगा किसके अंदर, ये आ जाएगा इमूवेबल जॉइंट के अंदर। तो यहाँ पर इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, कहता है कि ऊपरी जबड़े एवं कपाड़ स्कल के मध्य हड्डी की संधि का उदाहरण है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो ये इमूवेबल जॉइंट यानी कि अचल संधि, और इमूवेबल को ही आप क्या कहेंगे, तो इसी को आप दूसरे शब्दों में फिक्स्ड जॉइंट भी कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड जॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे चित्र से हमारे शरीर की किसकी आकृति प्राप्त होता है। हुज शेप इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन फ्रॉम एन एक्सरे। क्या हम धमनी की हुई क्षति को प्राप्त करते हैं, तो नहीं। अस्थि में हुई क्षति को प्राप्त करते हैं, हाँ, यानी कि बोन में अगर किसी प्रकार का डैमेज है तो इसको हम एक्सरे से प्राप्त करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्पेल, कार्पेल की अगर हम बात करें तो कार्पेल का मतलब हो गया सिंपली कलाई। कार्पेल का मतलब हो गया सिंपली कलाई। तो कलाई क्या है, अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी वक्ष नहीं, अनेक छोटी छोटी अस्थियों पर बनी पैर नहीं, अनेक छोटी छोटी अस्थियों पर बनी कलाई, ये सही हो जाएगा, इसी को बोलते हैं कार्पेल, ठीक है ना। और कार्पेल की अगर हम बात करें तो जनरली हम अपने हाथ की बात करें तो हाथ का जो हमारा कार्पेल होता है इसमें 8 हड्डी होता है। इसमें कितना हड्डी होता है, 8। याद रखिएगा, अगर हम बात करें फोर लिम्स, अग्रपाद या फिर हैंड की अगर हम बात करें कि हमारे हाथ में कौन कौन सा हड्डी है, तो एक इसमें हो जाता है ह्यूमेरस, एक इसमें हो जाता है ह्यूमेरस, इसके नीचे आपका हो जाता है रेडियस, फिर इसके नीचे हड्डी हो जाता है एल्ना, फिर इसके नीचे हो जाता है कार्पेल यानी कि कलाई, फिर इसमें हो जाएगा मेटा कार्पेल यानी कि उपकलाई, मेटा कार्पेल उपकलाई। और इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद फैलेंजेस यानी कि उंगलियां। और अगर हम एक हाथ की बात करें तो हमारा एक हाथ में टोटल हड्डी होता है 30, जिसमें ह्यूमरस यानी कि भुजा एक हो गया, रेडियस एक होता है, अल्ना एक होता है, कार्पेल आपका 8 हो जाता है, मेटा कार्पेल आपका 5 हो जाता है, और फैलेंजेस आपका 14। इसको जोड़ लीजिए, 14 5 19 8 27 और 3 कितना हो गया 30। और अगर दोनों हाथ की अगर हम बात करें तो दोनों हाथ मिलाकर की हड्डी कितना हो जाता है, दोनों हाथ मिलाकर के 60 हड्डी हो जाता है, ठीक है ना। तो दोनों हाथ मिला दीजिएगा तो ह्यूमरस 2, रेडियस 2, अल्ना 2, कार्पेल 16, मेटा कार्पेल 10 और फैलेंजेस हो जाएगा 28, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम शरीर की अस्थियों के आकार को कैसे देख सकते हैं, क्या एक्सरे द्वारा, फोटोस्टेट द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा या एमआरआई द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सरे द्वारा हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पसलियां की संख्या होती है, तो याद रखिएगा हमारे शरीर में जो रिब्स हैं, रिब्स होता है आपका 12 पेयर, रिब्स कितना होता है 12 पेयर, और संख्या की अगर हम बात करें तो संख्या में ये होता है 24। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए रिब्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर एक हड्डी होता है हमारे शरीर में जिसको आप कहते हैं स्टर्नम, जिसको आप क्या कहते हैं स्टर्नम, ये आगे में हो गया स्टर्नम, ठीक है। और इसी इसके पीछे होता है फिर वर्टिब्रल कॉलम। तो इससे जो हड्डी जुड़ता है ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 हड्डी जुड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। इसके बाद ये आपका ऐसे जुड़ेगा 8वां, फिर ये 9वां और फिर ये 10वां, फिर देखिएगा तो 8वां, फिर ये आपका ऐसे 9वां और ये आपका हो गया 10वां। और फिर पीछे जो हमारा होता है वर्टिब्रल कॉलम, पीछे जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है इससे 2 हड्डी आपका जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि 11 और 12 नंबर का। तो अगर इसमें आप देखिएगा तो जरा हड्डी का हम नामांकन कर दे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बाकी ये 8, ये 9 और ये आपका हो गया 10। और फिर यहाँ पर नीचे में अगर देखिएगा
तो ये हो गया 11 नंबर का और ये हो गया 12 नंबर का। इधर भी देखिएगा तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। अब इसमें देखिएगा तो इसको 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं। एक होता है हमारा ट्रू रिप्स, एक हमारा होता है, एक को हम बोलते हैं ट्रू रिप्स, एक हमारा होता है फॉल्स रिप्स जिसको झूठी पसली कहेंगे, और एक हमारा होगा फ्लोटिंग रिप्स। तो अगर इसमें हम देखें तो ट्रू रिप्स जो है, ट्रू रिप्स किसको कहेंगे, तो जो पहला 7 रिप्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका डायरेक्ट देखिए पहला दूसरा तीसरा, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ये डायरेक्ट स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट से लेकर के 7th पेयर जो है ये डायरेक्ट स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ट्रू रिप्स कहलाएगा। जबकि 8th 9th और 10th पेयर को देखिएगा तो ये इनडायरेक्ट बेम यानी कि 7th वाले से जुड़ा होता है। तो 8th से लेकर के 10th पेयर को हम क्या कहेंगे, इसको हम फॉल्स रिप्स कहेंगे। और 11 12 जो ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम्स जुड़ा होता है, आगे से ये सब स्वतंत्र होता है, तो 11th एंड 12th पेयर को हम क्या कहेंगे, तो इसको फ्लोटिंग रिप कहेंगे। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन बनता है कि पसलियों का संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 24 और 12 जोड़ी, 12 जोड़ी या फिर संख्या में 24, 12 इधर और 12 इधर। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। कहता है कि पसलियों बक्ष एवं मेरुदंड से जुड़ी होती है, बिल्कुल सही, अभी आप देखें। नेक्स्ट है पसलियों की संख्या 12 होती है, ये गलत हो गया, पसलियों की संख्या होती है 24, और अगर जोड़ी में बात करें तब 12 पेयर। पसलियां हृदय की सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल, ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो असत्य कथन कौन सा हो गया, असत्य कथन हो गया बी। नेक्स्ट है कि कशेरुकों की संख्या कितनी होती है। देखिए कशेरुकी की अगर हम बात करें तो एक हड्डी हमारे बॉडी में ऐसे होता है देखिए जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया, आप इसको ऐसे समझिए कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया। चलिए थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा कौन सा हो गया, तो ये हमारा हो गया वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो हम इसको हिंदी में कहते हैं मेरुदंड। इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है गर्दन, सबसे पहले इसमें क्या आता है, गर्दन। तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक का जो रीजन है इसको हम कह देते हैं नेक, यानी कि गर्दन। इसके बाद यहां से ये जो आपका रीजन शुरू हो रहा है, नेक के बाद का जो रीजन है ये हमारा हो गया थोरैक्स, ये हमारा हो गया थोरैक्स, जिसको हम कहेंगे वक्ष। थोरैक्स के बाद क्या आ जाएगा, तो इसके बाद आ जाएगा हमारा कमर, या फिर चलिए थोड़ा बड़ा बना देते हैं, सेपरेट कर देते हैं थोड़ा सा। ये 3 खंडों में बटा होता है। यहां पर हो गया आपका थोरैक्स यानी कि वक्ष, फिर यहां पर ये वाला पार्ट आपका हो गया, ये आपका वेस्ट कहलाएगा, ठीक है ना। हम सिंपल संख्या लिख देते हैं, बाकी पूरा संरचना हम नहीं बना रहे हैं। अब इसमें देखिएगा, अच्छा ये एक चीज और कि ये जो एक हड्डी है ये हमारा कहलाता है सैक्रम, ये कहलाता है सैक्रम, और ये एक हड्डी जो है ये कहलाता है टेल, या फिर इसको कॉक्सिक्स बोन भी कहा जाता है। अब आते हैं संख्या पर, तो गर्दन में कितना हड्डी, याद रखिएगा गर्दन में हो जाएगा टोटल 7 हड्डी, बक्ष में हो जाएगा 12 हड्डी, कमर में हो जाएगा 5 हड्डी, एक हड्डी होता है सैक्रम और एक हड्डी हमारा होता है टेल। अब इस प्रकार से जोड़िएगा तो आपको टोटल कितना यहां पर मिलेगा, तो टोटल आपको मिल जाएगा 12 और 7 19, 19 5 24 और 2 26। तो हमारे मेरुदंड में कितने हड्डी हो गए, 26। लेकिन यहां पर ऑप्शन में 26 आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जब यही हम किसकी बात करते हैं, चाइल्ड की अगर हम बात करते हैं, तो याद रखिएगा चाइल्ड में जो सैक्रम है ये हो जाता है 5 और टेल कितना हो जाता है 4, यानी कि एक्स्ट्रा कितना हो गया, एक्स्ट्रा कितना हो गया, तो 4 इधर बढ़ गया, 3 इधर, 7। तो 26 में अगर 7 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 33। तो चाइल्ड में टोटल कितना हो जाएगा 33, और आगे चल करके यही 5 बोन
फ्यूज होकर के एक हड्डी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 4 बोन कन्वर्ट हो जाएगा एक हड्डी में। तो बच्चों की अगर हम बात करें तो कशेरुक की संख्या कितनी हो जाएगी? 33। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और याद रखिएगा इसी टेल बोन से पहले जो है हमारे अंदर पूंछ निकले होते थे, लेकिन आज ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि एक अवशेषी अंग बनकर के हमारे बॉडी में रह गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरुदंड एक लंबी, सीधी एवं कठोर अस्थि होती है। मेरुदंड एक लंबी, सीधी एवं कठोर अस्थि होती है। ठीक है। मेरुदंड की संरचना 33 छोटी छोटी अस्थि जिसे कशेरुक कहते हैं से बना होता है। तो ये तो सही है। ठीक है। करदा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए मेरुदंड एक लंबी, सीधी, लेकिन ये कठोर नहीं होता है। अगर ये कठोर होगा तो फिर इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन ये झुकता है। दरअसल जब भी हम झुकते हैं हमारा वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है? झुकता है। तो ये कठोर नहीं होता है, तो ये गलत है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से सही कथन कौन नहीं है? तो पहला वाला हमारा सही नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा केवल कथन एक, ओनली स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से श्रोणी अस्थि के बारे में सही कथन। देखिए श्रोणी अस्थि इस प्रकार का होता है, आप समझ सकते हैं इस प्रकार का अस्थि ये होता है। ये कहां पर मिलेगा? तो ये पैर के पास मिलेगा, जहां से हमारा पैर जुड़ता है। ठीक है ना, ये पैर वाला हड्डी हो गया आपका श्रोणी अस्थि। कहता है कि इसकी संरचना एक बॉक्स के समान होती है। ठीक है, सही है। यह बैठने में हम लोगों को सहायता भी करता है और अमाशय यानी कि स्टमक जो है, पेट हमारा है, इसके नीचे के विभिन्न अंगों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो ये सही, यानी कि जो पेल्विक बोन्स है इसके बारे में, पेल्विक बोन जो है इसके बारे में तीनों ऑप्शन स्टेटमेंट सही कहा गया है। यानी कि इसका बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, ये हम लोगों को बैठने में भी मदद करता है और स्टमक के नीचे जो भी ऑर्गन है सबको सपोर्ट भी करता है। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। सही कथन का पहचान करना था, तो तीनों सही है, तीनों कथन सही है, यानी कि ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है? हु प्रोटेक्ट द लंग्स। तो लंग्स की अगर हम बात करें तो इसका सुरक्षा कौन करेगा? पंजरी करेगा। चूंकि देखिए जब हम देखते हैं तुम्हारा लंग्स कहां पर होता है, तो ये हो गया ट्रेकिया, ये आपका हो गया ब्रोंकी, ये ब्रोंकी का हो गया डिवीजन ब्रोंकियोल्स में, और ये यहां पर क्या है? ये यहां पर हमारा हो गया फेफड़ा, ये हमारा यहां पर हो गया फेफड़ा। ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें, अच्छा, और यहाँ पर थोड़ा सा जो खाली जगह यहाँ पर क्या रहता है? तो यहाँ पर हमारा हार्ट रहता है। ठीक है। तो और नीचे में क्या रहता है? डायाफ्राम। अच्छा, ये सबको सुरक्षा कौन करता है? तो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो इनको सुरक्षा कौन करता है? तो यहाँ पर अभी देखिए कि आप स्टर्नम होता है, यहाँ पर अभी आप देखिए कि स्टर्नम होता है, और फिर इससे जो है 24 हड्डी क्या होता है? 12 करके निकला होता है। तो ये कहां पर है? तो ये हमारे पसली के अंदर बंद है, तो इसको सुरक्षा कौन करेगा? रिब केज करेगा। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स हेल्प इन परफॉर्मिंग एक्शन? पेशी एवं अस्थि, केवल अस्थि, केवल पेशी, पेशी एवं त्वचा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है पेशी और अस्थि, ये दोनों हमारे शरीर के एक्शंस को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थियों को गति करने योग्य बनाता है कौन? कार्टिलेज नहीं, पेशी हाँ, संधि भी बनाता है। मेक्स बोन कैपेबल ऑफ मूवमेंट, तो कार्टिलेज मसल और ज्वाइंट हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि केवल कथन 1 और 2 नहीं, 2 और 3 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि संकुचन के अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है और यह अस्थि को खींचती है। इसके बाद कहता है कि 2 पेशियों के साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियों की गति होती है। उपयुक्त में से सही कथन का चयन कीजिए। तो अगर यहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों आपका सही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन हमारा यहाँ पर क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंचुए की शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थवॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करें तो कहता है कि केंचुए का मेरुदंड लंबा
तथा शरीर की पेशियों छिन्न एवं असंख्य होती है। देखिए सबसे पहले तो इसे मेरुदंड होता ही नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि केंचुआ की अगर हम बात करें तो अर्थवॉर्म जो है ये इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? एक इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक अकशेरुकी प्राणी है। और अकशेरुकी में भी ये किस में आता है? तो ये एनेलिडा में आपका आता है। ठीक है, तो जब इसमें मेरुदंड है ही नहीं तो उसका चर्चा करना ही उचित नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होता है। ये सही है। नेक्स्ट है कि शरीर की अध सतह पर शुष्क केंचुओं को भूमि पर एकड़ बनाने में सहायता है। ब्रिस्टल्स ऑन द अंडर सरफेस ऑफ वाटर हेल्प्स इन द, हाँ ये भी सही है। नेक्स्ट है कि केंचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। बिल्कुल, इसीलिए तो केंचुआ को कहा गया है फ्रेंड ऑफ फार्मर। केंचुआ को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेंड ऑफ फार्मर कहते हैं, इसको किसानों का मित्र कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट नहीं है? तो पहला ही करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोंघा का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करता है। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसके चलने में सहायता प्रदान होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का पता लगाना है। तो यहाँ पर पहला ही सही है कि घोंघा का कवच इसका बाह्य कंकाल तो कहलाता है, परंतु ये अस्थियों का नहीं बल्कि एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, अच्छा पहला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। और घोंघे की पेशीय पाद उसकी चलने में सहायता भी करता है, ये भी सही है। तो यहां पर दोनों हो गया सही, पहला और दूसरा। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में नहीं, ये नहीं होगा। तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन है जो हड्डियों जितना कठोर नहीं होते हैं, जिन्हें आसानी से मोड़ा जा सकती है? तो कार्टिलेज, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कार्टिलेज। जैसे आप नाक में देखिएगा कार्टिलेज होगा, कान में हमारा क्या है? कार्टिलेज है। तो ये कठोर नहीं है, लेकिन इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं? वेंट कर सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तिलचट्टा के वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। उड़ने के वक्त इसे वक्ष के पेशियों से गति मिलती है। इसका शरीर बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है और इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। तो ये सब सही है। तिलचट्टा के वक्ष दोनों पंखों से जुड़ा होता है। ठीक है, उड़ने के वक्त इसके पक्ष के पेशियों से गति मिलती है। इसका शरीर बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है और तिलचट्टा है तो याद जाएगा कि इसमें ऑर्थोपोडा में 3 जोड़ी पैर भी होगा। ठीक है, तो इसमें आपका चारों सही, तो उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पक्षी की अस्थियां हल्की एवं कमजोर होती है। पश्चपाद चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। इसकी अस्थि में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सही है? कौन सही है बताना है। तो देखिए पक्षी की अगर अस्थि की अगर हम बात करें तो ये हल्का तो जरूर होता है, लेकिन ये कमजोर नहीं होता है, ये मजबूत होता है। तो ये गलत हो गया। बाकी पश्चपाद यानी कि जो हिंडलिम्स हो गया, चलने और बैठने का अनुकूलित होता है। ठीक है, और इसका जो है अस्थि में वायु प्रकोष्ठक होते हैं, जिसको निमेटोबोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो 26 का हो गया, 2 और 3 सही। तो सही कथन का पता लगाना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। आइए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसका शरीर की आकृति धारा रेखीय होती है? हुज बॉडी शेप इज स्ट्रीमलाइंड। क्या मछली का, पक्षी का, तिलचट्टा का या सर्प का? तो मछली का शरीर जो है ये स्ट्रीमलाइंड होता है, धारा रेखीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि मछली के शरीर पर जो पंख होता है उसका कार्य क्या होता है? तो तैरते वक्त जल में संतुलन बनाए रखना, सही है। दिशा निर्देशन में सहायक, ठीक है, तो ये दोनों हो गया। तो यहां पर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए।
सर्प का मेरुदंड काफी छोटा होता है। सर्प का मेरुदंड काफी छोटा होता है। पेशियों में मेरुदंड पसलियों एवं त्वचा को आपस में जोड़ती है। पेशियों, मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को आपस में जोड़ती है। ठीक है। ये शरीर, सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा रहता है और यही वलय उसे आगे की गति में क्या करता है, तो धक्का देता है। ये भी सही है। याद रखिएगा, सर्प का मेरुदंड छोटा नहीं होगा, ये बड़ा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए, इस सीरीज में ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप चैनल को, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और बेल आइकन को भी आपको प्रेस कर लेना है ताकि आपको आगे का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये सेशन आपके लिए काफी उपयोगी है, चाहे किसी भी वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो। अगर साइंस से एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है तो इससे आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रेगुलर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अधिक से अधिक सेशन को भी आपको शेयर करना है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं इसी सीरीज में आगे अगले चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।